नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ की बुलंदशहर को दी सौगात। कहा, चुनाव का नहीं विकास का बिगुल फूंकता है मोदी। जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किया रोड शो। बिहार में सियासी तूफान। नीतीश तेजस्वी ने अपने अपने नेताओं को बुलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली तलब। नीतीश के एक बार फिर से पलटी मारने की खबर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की बीजेपी में वापसी। 7 महीने पहले ही टिकट कटने से छोड़ दी थी पार्टी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद सीपीआईएम ने भी किया ऐलान। कहा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन मुश्किल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस की गंदी राजनीति जारी। प्राण प्रतिष्ठा पर फिर भड़के दिग्विजय सिंह। पीएम मोदी से पूछे सवाल। कहा, आयोजन धार्मिक था या राजनीतिक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया और करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने इस दौरान कहा, मेरी रैली के पहले कहा जा रहा था कि आज मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे, लेकिन मोदी तो चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूकता है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी आज जयपुर भी पहुंचे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत जयपुर पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगे और आज पीएम मोदी ने उनके साथ भव्य रोड शो भी किया। एक तरफ बुलंदशहर में करोड़ों की सौगात, दूसरी तरफ जयपुर में रोड शो। क्या कुछ आज पीएम मोदी का रहा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के बिगुल बजाने की बात हो रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि अब तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। उसकी पहली रैली पीएम मोदी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो भव्य राम मंदिर बनना, उसके बाद गणतंत्र दिवस की तैयारी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में रोड शो और फिर इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये सारे प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक तय किया, उसका मतलब है कि वो बताना चाहते हैं लोगों से कि देखो, हम सिर्फ चुनाव की बात नहीं करते बल्कि हम विकास की बात करते हैं। चुनाव सर पर हो या बीच में हो, चुनाव आने वाला हो या गुजर चुका हो, हम जो काम करते हैं वो चुनाव को देखकर नहीं करते। क्योंकि 2019 के चुनाव की बात कीजिए, अगर कश्मीर पर फैसला लेना होता चुनाव को देखते हुए तो 2019 के चुनाव से पहले लिया गया होता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया कि कश्मीर में आर्टिकल 317 को खत्म कर दिया। तो 370 खत्म करना जिस तरीके का एक बड़ा ऐलान था, उसी तरीके से ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार जिताओ, आगे भी हमारे पास कुछ ऐसे काम बचे हैं जिसको पूरा करके ही जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए है कश्मीर, अयोध्या और तीसरा यूसीसी। तो ये संकेत पीएम मोदी ने दिया है कि हम भारत को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां से अगर कभी 10, 20, 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और की सरकार भी बने तो वहां से आगे ही बढ़ा जा सकता है, पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां सियासी तूफान आया है। कब क्या बिहार में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्द बड़े खेल की तैयारी है। खबर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी और जेडीयू दोनों में सरगर्मियां तेज हो गई है। महागठबंधन की सरकार में सब कुछ सही नहीं होने के संकेत के बीच जहां बीजेपी ने बिहार प्रदेश के आलाकमान को दिल्ली तलब किया,
तो वहीं दूसरी ओर पटना में जेडीयू आरजेडी की अलग अलग बैठकें भी जारी है। साथ ही खबर यह भी सामने आई कि 4 फरवरी को बिहार में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। सियासी तूफान तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आज का क्या कुछ रहा बिहार की राजनीति से? देखिए, दिल्ली आ चुके हैं अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया है। लालू यादव को कह दिया कि अब हम विधानसभा आगे नहीं चलाएंगे, लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होना है। राजद जिस तरीके से सत्ता के लिए बिल्कुल बेचैन है, वो अपनी बैठकें कर रही है। राजद का मानना है कि हमारे पास 79 सीट, उसके बाद फिर कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, उसको अगर सरकार बनाए रखना है तो फिर 8 और विधायकों की जरूरत होगी। जोड़ तोड़ की राजनीति राजद भी कर रही है कि अगर नीतीश कुमार धोखा देते हैं तो उसके बाद हम कैसे अपनी सरकार बनाए रखें। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के 19 विधायक राजद के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। उनमें से 10 से 15 विधायक जो ऐसे हैं, उसमें से कोई भी संख्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, वो भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी स्थिति है। राजद के ही जिस तरीके से पिछले दिनों जो राजद के अंदर चला, कई लोग, सुधाकर सिंह जैसे लोगों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा क्योंकि टकराव हो गया था। तो वो लोग भी, राजद के ही विधायक उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बातचीत नीतीश कुमार की चल रही है, और उसमें नीतीश कुमार ने जो बातें कही है पिछले दिनों, उस पर जो जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, यह भी संकेत है कि राजद और जदयू के बीच अब दरवाजा बंद हो चुका है। सिर्फ अगले विकल्प की बात है। जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, सीएम पद हमें दो और दूसरे पर हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे। जी, अगली खबर में बात कांग्रेस पार्टी को लगे बड़े झटके की। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई है और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वापसी हो गई है। बीते साल विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पर आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजीव चंद्रशेखर, बीएस येदियुरप्पा, अनिल बलूनी और पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष वीआई विजेंद्र की मौजूदगी में उनकी घर वापसी हुई है। जगदीश शेट्टार की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हुई है। कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए? ये कांग्रेस के लिए एक संकेत है। जिस तरीके से इन दिनों पूरे देश की सियासत बदली है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ा था, जिन पार्टियों ने छोड़ा था, सबके अंदर बेचैनी है। बेचैनी इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी भूल की है। कांग्रेस उसी स्थिति में पहुंच गई है कि हम अब दिखाना है हमें कि हम सबसे बड़े मुस्लिम समर्थक पार्टी हैं। हमारे जो मुस्लिम वोटर छिटक गए ममता बनर्जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, राजद या सपा के साथ, उन सबको वापस लाना है। इसलिए राम मंदिर के मुद्दे पर हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब ऐसे में जिन लोगों ने पीएम मोदी का साथ छोड़ा था, देखिए ये शेट्टार की वापसी जो है, ये संकेत है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे लोग जो हैं, ग्राउंड में काम करने वाले, वो लोग चाहते हैं कि हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। ऐसे वो अकेले नेता नहीं हैं, और नेता के साथ ऐसी कई पार्टियां हैं। जैसे जो पंजाब में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से करवटें बदल रही है, वहां अकाली दल बार बार इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि यहां पर अमित शाह हरी झंडी दिखाएं, नेगोशिएशन हो और वो वापस आए, क्योंकि 3 बार सुखबीर बादल की अमित शाह के साथ बैठक हो चुकी है। मामला है वो इस बात पर अटका है कि हम अब पहले की तरह आपसे 2 सीटें 3 सीटें लेके समझौता नहीं करेंगे, कम से कम 50-50% पर समझौता होगा। नीतीश कुमार भी ऐसे ही छटपटा रहे हैं आने के लिए। तो जितनी पार्टियों ने एनडीए से नाता तोड़ा था, वो सब वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कुछ नेता जो भाजपा छोड़कर गए थे, और कुछ नेता जो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी पार्टियों में हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेसी नहीं है, वो फिर से
भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है और पश्चिम बंगाल में तो आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। टीएमसी के तेवर पिछले कुछ समय से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और कल ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि वो अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी से तालमेल नहीं करेंगी। उसके बाद अब सीपीआईएम के नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आने लगे। कई नेताओं ने अब ये साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन मुश्किल है। सीट शेयरिंग को लेकर सर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति तो स्पष्ट हो चुकी है कि ममता बनर्जी इन लोगों के साथ नहीं आने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों लोग चाह रहे थे कि अगर ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग पर बात बन गई और ममता बनर्जी चाहती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ ना आए, तो फिर वहां पर एक नया तरीका अपनाया जाएगा। कांग्रेस को अगर 10 से 12 सीटें मिलती है तो उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हम साझेदारी कर लेंगे। इन 10-12 सीटों पर आप मेरी सहायता करो और जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ोगे हम वहां पर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने तो पूरा खेल पलट दिया, 2 सीटें से ज्यादा देंगे नहीं। अब 2 सीटों पर कांग्रेस की जो अपनी सीट है उस सीट पर एक कम्युनिस्ट पार्टी को तो दे नहीं सकती। तो ऐसे में ये तय है, स्थिति क्लियर है कि वहां पर गठबंधन नहीं हो सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है, समस्या पंजाब भी है, समस्या महाराष्ट्र भी है। क्योंकि एमवीए के साथ यानी कि महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई आज सीट शेयरिंग को लेकर। क्या हुआ, कुछ एक खबर तक नहीं है कि हम लोगों ने कोई फार्मूला तय किया, क्योंकि वहां पर भी ये दिखावे के लिए बैठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो पहले कह चुके हैं 23 सीटें हमें चाहिए, शरद पवार कह चुके हैं हमें भी 20 सीटें चाहिए। कांग्रेस के पास बचेगा क्या? 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये स्थितियां हर स्टेट में देखने को मिल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या पंजाब हो। जी, आज की आखिरी खबर में बात राम मंदिर पर कांग्रेस की गंदी राजनीति की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमकर सियासत अभी भी हो रही है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है और विपक्ष की तरफ से बार बार राम मंदिर को लेकर ऊट पटांग बयानबाजी की जा रही है। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि ये धार्मिक आयोजन था या राजनीतिक। उन्होंने सवाल किया कि ये क्या हमारे सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार था या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मेरे हिंदू धर्म प्रेमियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई भी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी है या सुनी है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या यजमान बिना पत्नी के बैठता है। ये किस तरह का बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह हिंदू है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान किया है उस व्यक्ति को अपने आप को हिंदू कहलाने के योग्य नहीं होना चाहिए। यहां के हिंदुओं को दिग्विजय सिंह को पहले ही बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह ये जो नैतिकता अनैतिकता की बात कर रहा है, ये बुढ़ापे में जब शादी किया था तो उस समय इसको नहीं लगा कि ये हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार है कि नहीं, कि हम मेरा बेटा जो है वो मेरी पत्नी से बड़ा है। ऐसी स्थिति इन लोगों की है। जो भगवा आतंकवाद शब्द जोड़ सकता है उसके लिए ये शब्द कहना जायज दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, अगर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जैसे लोग न रहे तो इस देश को कांग्रेस से मुक्ति कैसे मिलेगी। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की जरूरत है। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की जरूरत चुनाव में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले इनको जेल न जाना पड़े। चुनाव में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत और बेहतर सुनिश्चित होगी। उसी तरीके से ये व्यक्ति है कि दिग्विजय सिंह कह रहा है ये धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है। आंख पर पट्टी बांधे हो जो दिख नहीं रहा प्राण प्रतिष्ठा कैसे की गई है। आंख पर पट्टी बांध के तुम देख रहे हो प्राण प्रतिष्ठा में यजमान है, तो यजमान को सपत्नीक होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। ये धर्मशास्त्र के ज्ञाता बताएंगे, तुमने धर्म नहीं पढ़ी है। ये शंकराचार्य भी कुछ मुहूर्त पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ से कई धर्माचार्यों ने कहा कि जब भगवान श्री राम की बात होगी तो क्या मुहूर्त देखा जाएगा। एक बात तो है, क्या भगवान श्री राम जब लंका से अयोध्या आए थे
तो उस समय मुहूर्त देख के तय किया जा गया था कि कब वो उनका आगमन होगा, और दिवाली की घोषणा की गई, दिवाली मनाया जाने लगा, वो मुहूर्त देखकर मनाया गया, वो तो मुहूर्त अपने आप में बन गया। तो ये विधर्मी लोगों को समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसी बातें कर सकते हैं ताकि एक वर्ग विशेष को खुश किया जाए, वो है मुसलमान। और इसलिए कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये लोग स्टार कैंपेनर हैं, अपनी पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये लोग जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस मुक्ति अभियान चालू रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।